आज को हम लोग को क्या करना है, एग्रीकल्चरल इनकम को डिस्कस करना है। अगर आप लोगों को पहला चैप्टर अगर याद है, पहला चैप्टर में एग्रीकल्चरल इनकम को कहाँ मिल रहा था, कहाँ मिल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन का? कौन सा लिस्ट पे था? ये चेक करके बताना है, एग्रीकल्चरल इनकम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर में आ रहा है कि नहीं, उसको गवर्न कर रहा है कि नहीं। पहला बात ये हम लोग को चेक करना है। फिर हम लोग को बताना है कि ये कौन सा लिस्ट में आ रहा था, क्योंकि हम लोगों के पास 3 लिस्ट था, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट था। तो ये पहला कौन सा लिस्ट में आ रहा है, एंट्री नंबर कौन सा है, और उसको बाय वर्च्यू ऑफ दिस लिस्ट पावर किसको दे रहा है कि इसका ऊपर में हम लोगों को टैक्स करना है। ठीक है, ये बताइए पहले आप लोग। ये आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाला क्लास में ही आप लोगों को मिल गया था। कौन सा लिस्ट में था? ये सब इसलिए पूछ रहे क्योंकि ये सब में 1 मार्क्स के लिए आ सकता है एमसीक्यूज में। आप लोगों का 10 to 20 मार्क्स का एमसीक्यूज ही रहता है, तो जानना तो पड़ेगा आप लोगों को। बोलिए, इंट्रोडक्शन क्लास में ही था, बुक में भी रहेगा आप लोगों का। एग्रीकल्चरल इनकम है, उसको गवर्न कौन कर रहा है? सर हर एक लोगों को गवर्न कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये सब चीज़ का क्या रहता है, एंट्री रहता है। पर इसको गवर्न करने के लिए हम लोगों को 3 लिस्ट दिया रहता है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कौन सा लिस्ट में आता है, कौन सा एंट्री नंबर पे आता है, और किसको पावर मिलता है, कौन सा गवर्नमेंट को पावर है टू लेवी टैक्स अपन एग्रीकल्चरल इनकम। चलिए ऑनलाइन वाले भी बोलिए। चलिए, इसका मतलब क्या है? कौन सा लिस्ट में आ रहा है? ये स्टेट लिस्ट में आ रहा है, तो पावर किसका पास रहेगा? स्टेट का पास रहेगा। यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ले सकता है, टैक्स नहीं लगा सकता है। इनकम टैक्स का अंडर में ये आएगा नहीं आएगा। ठीक है, एंट्री नंबर कौन सा है? 46 है। चलिए यहाँ पे क्या है, इसीलिए रीजन क्या है,
The reason for keeping agricultural income outside the purview of Income Tax Act is that the Constitution of India exclusive power किसको दे के रखा हुआ है? स्टेट्स को पावर दे के रखा हुआ है. किस लिए? टू मेक लॉज और कलेक्ट टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम. ठीक है, ये भी समझ में आ गया हम लोगों को. एंट्री 82 लिस्ट 2 में था. अभी यहाँ पे ये बात आ जाता है कि पहले में 1974-75 असेसमेंट ईयर का बाद से गवर्नमेंट ने बोला, पहले तो क्या था कि हम लोगों को एग्रीकल्चरल इनकम को पढ़ना ही नहीं पड़ता था. अगर ये एग्जाम्प्ट है तो अभी हम लोग इसको डिस्कस क्यों कर रहा है? ये बात है. किस लिए डिस्कस कर रहा है? रीजन हो गया इसका वजह से 1974-75 का बाद से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, नेट एग्रीकल्चरल इनकम जितना भी आपका क्या है एग्रीकल्चरल इनकम हुआ, नेट का मतलब हो गया कि खर्चा होने का बाद में आपका पास जितना भी रिसिप्ट रह जाता है उस इनकम का ऊपर में नेट कब होता है? ग्रॉस माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट होता है. तो नेट एग्रीकल्चरल इनकम जो भी रहेगा उसको आपको नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का साथ में क्या करना है? ऐड कर देना है. ये कब से है? 74 से 75 का 74-75 का बाद से लग रहा है. नेट एग्रीकल्चरल इनकम को आपको पकड़ना है और उसको ऐड करना है किसका साथ? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का साथ में ऐड करना है. ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम. आपको ऐड करना है दोनों को ऐड करने का बाद आपको क्या होगा? इनकम टैक्स डिटरमाइन होगा किसका ऊपर? ओनली एग्रीकल्चरल इनकम का ऊपर. तभी भी इसका ऊपर में टैक्स नहीं लगेगा बोलता है. ये भी तो हम लोगों को कैलकुलेट करने का मतलब क्या होता है, इसलिए कर रहा है. मान लीजिए आप लोगों का है नेट एग्रीकल्चरल इनकम इज 2 लाख रुपया और ये 8 लाख हो गया क्या? 8,20,000 कर रहा है. ठीक है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम. ठीक है, तो कितना हो जाता है आप लोगों का? 10-20 हो जा रहा है. अगर आप लोगों का 10-20 हो जाता है तब एज पर ओल्ड रिजिम आपको कितना लगेगा? रेट ऑफ टैक्स कितना लगेगा? 30% लगेगा. लेकिन 30% किसका ऊपर लगना चाहिए? इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम. तो 30% ऑन दिस इनकम लगना चाहिए. और अगर खाली अगर आप नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को अगर पकड़ रहा होता तब आपको 8,20,000 में कितना परसेंट लगना चाहिए? अंडर ओल्ड रिजिम 20% लगना चाहिए. तो सेम चीज जहां पे आपको 20% लगना चाहिए था अभी आपको लग कितना रहा है? 30% लग रहा है. तो ये इंक्रीमेंट ऑफ क्या है? टैक्स रेट का वजह से ही हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? क्यूमुलेट कर रहा है, इसको ऐड कर रहा है कि अगर आपने एग्रीकल्चरल इनकम किया है इसका ऊपर टैक्स तो नहीं लगा रहा है, लेकिन जो भी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है उसका ऊपर में ज्यादा टैक्स लगेगा. तो अल्टीमेटली तो टैक्स लगा ही रहा है. ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो रहा है. तो यहाँ पे फिर से एक बार पढ़ेंगे कि नेट एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड करना है किसका साथ? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का साथ. लेकिन उसको ऐड किस लिए कर रहा है? फॉर डिटरमाइनिंग इनकम टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम. जो भी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगा उसका ऊपर में हम लोगों को डिटरमाइन करने के लिए चाहिए. लेकिन ये एप्लीकेबल किसके लिए होगा? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी. बाकी सब में नहीं हो रहा है. कहां पे नहीं समझा? बोलो. हाँ, ये किसका है? नॉन एग्रीकल्चरल किसका है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई. इन सब का लिए ही आपको उसको क्यूमुलेट करना है. बाकी सब में आप क्यूमुलेट नहीं कर सकता है, ऐड नहीं कर सकता है. बाकी सब में आप लोगों का टैक्स लगेगा. अभी का है फ्रॉम टू ऑनवर्ड्स. ठीक है,
हो गया। फिर अभी आप लोगों को जानना है कि एग्रीकल्चरल इनकम का मीनिंग क्या होता है। कि हर एक सैलरी का डेफिनेशन दिया हुआ है, सबका डेफिनेशन दिया है, तो पहले हम लोगों को देखना है कि एग्रीकल्चरल इनकम को डिफाइन कहाँ पे किया गया है और कैसे किया गया है। किन किन चीज़ों को हम लोग एग्रीकल्चर इनकम बोल के मानेंगे और किन किन चीज़ों को नहीं मानना है। तो ये सेक्शन कहाँ पे मिलेगा, सेक्शन 2(1)(a) में पहला ही आपको मिल गया है। तो वहां पे क्या बोला है कि पहला क्या हो गया, अगर आपको कोई भी रेंट और रेवेन्यू मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, वो लैंड से मिल रहा है। तो पहला बात आपका पास क्या रहना पड़ेगा, लैंड रहना पड़ेगा। ठीक है, पहला तो आपका पास क्या रहना होगा, एग्रीकल्चरल लैंड रहना होगा। वो लैंड कहाँ पे होना पड़ेगा, इंडिया में रहना पड़ेगा। और उसको यूज कैसे कर रहा है, एग्रीकल्चरल पर्पसेस। अभी अभी हम लोगों को यह जानना है कि इंडिया का तो आपने पता है आपको कितना एरिया है, क्या है। एग्रीकल्चरल पर्पसेस का मतलब क्या होता है वो भी हम लोग को जानना है कि एग्रीकल्चरल पर्पसेस बोलने से हम लोगों को एग्रीकल्चरल पर्पसेस में क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल के रखा हुआ, गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट ने डायरेक्टली कभी भी यहाँ पे एग्रीकल्चरल पर्पस को डिफाइन नहीं किया गया है। केस लॉज में आप लोगों को दो तरह से क्या वो है करके रखा हुआ है कि उसको डिडक्शन करके रखा हुआ है। कि पहला हो गया कि बेसिक ऑपरेशन, और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। अगर आप कर रहा है अपन दैट एग्रीकल्चरल लैंड, तभी आपको क्या कर रहा है, आप एग्रीकल्चरल पर्पस फुलफिल कर रहा है बोल के माना जाएगा। बेसिक ऑपरेशन में क्या आएगा, इट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन स्किल लेबर अपन द लैंड प्रायर टू जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मतलब क्या है, सीड लगाने का पहले अगर आपने मैनुअल वर्क अगर किया है तो आपको उसको बेसिक ऑपरेशन में डाला जाएगा। सब्सिक्वेंट ऑपरेशन हो गया क्या, कि आपने मेन्योर डाला है, आपने पेस्टिसाइड डाल के रखा हुआ है, पानी दिया है, ये सब काम अगर कर रहा है टू सस्टेन दिस वर्क, तब उसको सब्सिक्वेंट ऑपरेशन बोल के माना जाएगा। अगर आपने बेसिक ऑपरेशन और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन दोनों ही काम कर रहा है, तभी जाके उसको एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। ठीक है। और खाली अगर आप ये कर रहा है, माना जाएगा कि नहीं, माना जाएगा। लेकिन आप खाली पानी दे रहा है बा उससे सामान निकाल रहा है, वो क्या है, आपने मैनुअल वर्क किया नहीं है। ऑलरेडी पेड़ लगा हुआ था, वहां से आप क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स निकाल रहे हैं, फ्रूट्स निकाल के आप मार्केट में बेच रहा है, तो नहीं होगा। खाली ओनली सब्सिक्वेंट ऑपरेशन निकाल के उसका देखभाल करके आप खाली सामान निकाल के मार्केट में बेच रहे हैं, तब आपका ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, अगर आप कुछ भी काम कर रहा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर भी रहा होगा, तब उसको गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज हो रहा बोल के नहीं मानेगा। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला बात हो गया क्या, लैंड चाहिए हम लोगों को, इंडिया में रहना पड़ेगा, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज होना पड़ेगा। और वहां से अगर हम लोगों को कोई भी रेंट मिल रहा है या रेवेन्यू मिल रहा है, रेवेन्यू मतलब कोई भी आमदनी अगर आपको आ रहा है, तब आपका वो क्या होगा, एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगा। तो रेंट मतलब क्या होगा, उस लैंड को आप किस काम के लिए दे रहे हैं, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। तो जिसको भी देगा उसको भी एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ही, एक्टिविटी के लिए यूज करना पड़ेगा, टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, पहला समझ में आ गया आप लोगों को। एनी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम सच लैंड थ्रू एग्रीकल्चरल ऑपरेशन इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। आपने क्या कर दिया, कोई भी गेहूं निकाल लिया, तो गेहूं को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को निकालना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, छटाई करना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ सुखाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ के लिए क्या है, प्रोसेसिंग के लिए भी अगर आप अपना लैंड को यूज़ कर रहे हैं, तब भी उस एक्टिविटी को भी आपको एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड करा जाएगा। और अगर आप रेंट भी रिसीव्ड इन काइंड अगर कर रहा है, रिसीव्ड इन काइंड का मतलब क्या है कि अगर आपने रेंट का बदले आपने सामान ले लिया, तो
उसको भी हम लोग एग्रीकल्चर इनकम में माना जाएगा, जुड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है। फिर क्या आता है, एनी इनकम डिराइव फ्रॉम एनी बिल्डिंग ओन्ड एंड ऑक्युपाइड बाय द रिसीवर। मतलब आपको क्या मिल रहा है, एग्रीकल्चर इनकम मिल रहा है, तब आपको क्या होना पड़ेगा, आपको उस लैंड में एक बिल्डिंग रहना पड़ेगा। ठीक है, लैंड तो आपका है, बिल्डिंग भी आप ही का है, और आप उसको ऑक्युपाई भी करना पड़ेगा। ऑक्युपाई मतलब क्या, रहना पड़ेगा, सामान रखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। एनी इनकम डिराइव फ्रॉम एनी बिल्डिंग, आपको इस बिल्डिंग से अगर पैसा मिल रहा है, और इस बिल्डिंग का काम क्या है, सामान रखना, मेंटेन करना, उसको ड्वेलिंग हाउस के हिसाब से आपको अगर यूज कर रहा है, तब भी इस बिल्डिंग से जो भी पैसा आएगा उसको भी हम लोग एग्रीकल्चर इनकम में रखेगा। आप तो बोलेगा कि इसमें तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या कर रहा है, हम लोग बेसिक ऑपरेशन कर रहा है कि नहीं, उस एरिया में तो कर रहा है। तो इस बिल्डिंग से और उसका साइड का लैंड में अगर एग्रीकल्चर ऑपरेशन चल रहा है, और आपने इस बिल्डिंग को किस लिए दिया है, कि आप ये सब ऑपरेशन जो भी साइड में चल रहा होगा उसको सस्टेन करने के लिए, उसको चलाने के लिए अगर दे के रखा हुआ है, और यहाँ से आप लोगों को रेंट मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है, कुछ भी पैसा मिल रहा है, वो पैसा को भी हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, हो गया। फिर इसका बाद में आप लोगों का बुक में क्या है, रेंट पहला पॉइंट था, वो हो गया। कल्टीवेशन तो करना हो गया, ये भी हो गया। इनकम फ्रॉम प्रोसेसिंग भी हो गया। सेल ऑफ प्रोड्यूस, मतलब आप अगर कुछ भी कल्टीवेशन करके किसी चीज़ का प्रोड्यूस कर रहा है, धान कर रहा है, गेहूं कर रहा है, आटा जो भी बना रहा है, वो सब का अगर मार्केट अगर कर रहा है, बेच रहा है, तो उसमें भी तो एग्रीकल्चरल इनकम मिलेगा। फिर एग्रीकल्चरल हाउस प्रॉपर्टी है, उस बिल्डिंग को आप ऑक्युपाई कर रहा है, ऑक्युपाई करके उसको ड्वेलिंग हाउस, स्टोर हाउस और एनी अदर बिल्डिंग का हिसाब से अगर आप उसको दे रहा है, तो उस बिल्डिंग का इनकम को भी आप एग्रीकल्चर इनकम में ले सकेगा। लेकिन यहाँ पे अगर टैक्स पॉइंट अगर आप लोग देखेगा, वहां पे क्या लिखा हुआ है, वेयर सच लैंड एंड बिल्डिंग इज यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस। आपका लैंड है, लैंड में क्या है, आपका बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग को आप क्या काम के लिए यूज कर रहा है, नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए काम कर रहा है, तब इस बिल्डिंग का इनकम को क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, उसमें एग्रीकल्चरल सामान ही यूज होना पड़ेगा, पर एग्रीकल्चर का एक्टिविटीज के साथ में ही रिलेटेड होना पड़ेगा। फिर सेकंड में क्या है, इनकम डिराइव फ्रॉम लैंड बीइंग लेट आउट। आपको यहाँ पे बिल्डिंग का बात कर रहा था, बिल्डिंग आपका क्या हो रहा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का साथ में रिलेटेड है, लेकिन जो साइड का लैंड है वो क्या हो रहा है, किसका लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे फॉर स्टोरिंग क्रॉप। यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कुछ भी नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का नाम पे क्या हो रहा है, खाली स्टोरिंग क्रॉप एक्टिविटीज हो रहा है, खाली क्रॉप आप स्टोर कर रहा है, तब भी इस इनकम को आप नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानेगा। ठीक है, फिर क्या आता है, हाँ, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। अगर आपका कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड है, आप उस लैंड से क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा है, और उस इनकम का ऊपर में आपको टैक्स नहीं देना है, और आप उसी लैंड को क्या कर दिया, सेल कर दे रहा है, तब आप क्या बोलेगा कि उस इनकम का ऊपर में भी हम लोग को टैक्स नहीं देना चाहिए। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि वो क्या है, आपका एसेट हो गया, और एसेट को जब बेचेगा तब उसका ऊपर में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका आ जाता है बेसिक ऑपरेशन और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन का क्या है, डिफरेंशिएशन। कि बेसिक ऑपरेशन का मतलब क्या है, जहां पे ह्यूमन स्किल और लेबर लगना चाहिए लैंड का ऊपर में, जैसे कि एग्जांपल टिलिंग ऑफ लैंड, सोइंग ऑफ सीड्स, प्लांटिंग एंड इरिगेशन। जो आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने का पहले जो भी काम करेगा, उसको
पुट टू यूज करने का पहले पहले आप उसको क्या कर रहेगा, रेडी फॉर यूज करके रखेगा। रेडी फॉर यूज करने के लिए आप जो भी एक्टिविटी करना चाहिए वो सबको बेसिक ऑपरेशन में पकड़ा जाएगा। सब्सिक्वेंट ऑपरेशन का मतलब क्या होगा, एनी एक्टिविटी और एनी ऑपरेशन विच फोस्टर्स द ग्रोथ एंड प्रिजर्व्स द प्रोड्यूस। मतलब आप कुछ भी चीज एक्टिविटी कर रहा है, कल्टीवेशन करेगा, उसका ग्रोथ को एनहांस करना पड़ेगा और उसका प्रोड्यूस को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए आप जो भी एक्टिविटी करेगा उसको सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में लिया जाएगा। फिर आप उसको अगर साफ कर रहा है, धो रहा है, उसको पैकिंग कर रहा है, फॉर रेंडरिंग प्रोड्यूस फिट फॉर सेल ऑफ और सेल इन मार्केट, उसको मार्केट में फिट करके सेल करने के लिए आप जो भी एक्टिविटी करेगा उसको भी सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में लिया जाएगा। फिर विच आर परफॉर्म्ड आफ्टर प्रोड्यूस स्प्राउट्स फ्रॉम द लैंड, क्या है, उसको लैंड से निकलने का बाद में, उसको बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद में अगर उसको निकाल के धो रहा है, रख रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको लैंड से निकालने का, स्टोरिंग कर रहा है, लेके जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, वो सब एक्टिविटीज को भी आप सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में लेना पड़ेगा। ठीक है। फिर यहाँ पे भी आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि मियर बेसिक ऑपरेशन, खाली अगर आप बेसिक ऑपरेशन कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, आप खुदाई कर रहा है, पानी दे रहा है, तब उस एक्टिविटी से भी अगर आपको पैसा मिल रहा है, उस एक्टिविटी को भी आप एग्रीकल्चरल इनकम में ले सकता है, बाय एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में कंसिडर कर सकता है। सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस को आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में कंसिडर नहीं कर सकता है। अगर दोनों ही काम कर रहे हैं तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी तो होना ही है। फिर आप लोगों का बुक का पेज नंबर जो 51 है उसका 1.32 हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, हर एक पॉइंट पढ़ेगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेगा। हो गया? 51 था नहीं, आप लोगों का पेज कितना है? 44 है। ठीक, तो 44 का आप लोगों का ये क्या है, इंस्टेंसेस ऑफ एग्रीकल्चरल और एग्रो इनकम है कि नहीं, मिला है, वो पढ़ना है अभी आप लोगों को। लेकिन उसका पहले आप लोगों को अगर एक छोटा सा चीज देखना है, उसका प्रीवियस पेज में आना है। ठीक है, उसका प्रीवियस पेज में आने का पहले आप लोगों को एक पॉइंट नंबर 5 मिला होगा उसका आगे वाला पेज में, कि एग्रीकल्चर इनकम का मीनिंग क्या क्या है। लास्ट पॉइंट क्या था, इनकम फ्रॉम लेट आउट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस प्रॉपर्टी है, उसको एक बार आप लोग पढ़िए आराम से। ठीक है, आप लोग पढ़िए, हम भी साथ में पढ़ते हैं कि एनी इनकम डिराइव फ्रॉम अ बिल्डिंग सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। मतलब बिल्डिंग से कोई भी पैसा आ रहा है तो उस बिल्डिंग से पैसा को एग्रीकल्चरल इनकम तब मानेगा अगर हम लोग ये कंडीशंस फुलफिल करेगा। तो पहला कंडीशन क्या है कि बिल्डिंग शुड बी ऑक्युपाइड बाय द कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, कि ऑक्युपाई करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्डिंग शुड बी ऑन और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड, जो भी लैंड होगा लैंड का अंदर में या आसपास ही रहना पड़ेगा। बीइंग सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। बिल्डिंग शुड बी यूज्ड एज ड्वेलिंग हाउस और स्टोर हाउस और अदर बिल्डिंग। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। थर्ड में क्या हो गया, लैंड इज आइदर सिचुएटेड इन रूरल एरिया और अर्बन एरिया। ठीक है, वो लैंड को कहाँ पे रहना पड़ेगा, रूरल एरिया और अर्बन एरिया। तो ये भी तो समझने का आपको दरकार नहीं है कि आइदर आपका रूरल हो सकता नहीं तो अर्बन होगा, उससे तो दूसरा कुछ होने वाला नहीं। लेकिन एक चीज आपको छोटा सा देखना है, अर्बन एरिया का ऊपर में आप लोगों का स्टार मार्क एक होगा, एस्टेरिक्स अगर होगा एक। ठीक है, वो चीज आप लोगों को देखना है, उसका नोट कहाँ पे है, नीचे है। नीचे में क्या दिया हुआ है आप लोगों को, कोई एक जन पढ़िए। ऑनलाइन वाले किसी को बोल देते पढ़ने के लिए। ठीक है, आप लोगों को पढ़ना है कि किन चीजों को, यहाँ पे क्या है एस्टेरिक्स में आप लोगों का स्टार मार्क में क्या लिखा, फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अर्बन एरिया, कि ये सब एरियाज को हम लोग अर्बन एरिया बोल के मानेगा। तो अर्बन एरिया का मतलब आप लोगों को अगर समझ में आ गया है तो हमको समझाइए।
फिर ये भी हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम लोग अर्बन एरिया और रूरल एरिया उसमें हम लोग क्यों डिफरेंशिएट कर रहा है। चलिए समझ में आ गया आप लोगों को, आ गया। चलिए बोलिए। हम्म, फिर से आपको हम और 1 मिनट दे रहे हैं, फिर से एक बार पढ़िए, फिर उसके बाद हमको बताइए, ठीक है, आराम से। ठीक है, पहला बात कि आपको क्या बोला है, अगर आपका लैंड क्या है अर्बन एरिया में, उस एग्रीकल्चरल लैंड को हम लोग अर्बन एरिया में पड़ रहा है, अर्बन एरिया के अंडर में आ रहा है, उसको माना जाएगा। अगर पहला कंडीशन क्या था, लैंड विच इज सिचुएटेड विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी। अगर कोई भी म्यूनिसिपैलिटी का अंडर में आ रहा है आपका लैंड, तो उसको हम लोग क्या बोल के माना जाएगा, अर्बन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बोल के माना जाएगा। एग्रीकल्चरल तो रहेगा ही, लेकिन उसको अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बोल के माना जाएगा, रूरल नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड में क्या हो गया, अगर आपका एरिया ये सब डिस्टेंस का अंदर में आता है, एरियल डिस्टेंस फ्रॉम म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी है, ये हो गया म्यूनिसिपैलिटी, और आपका ये हो गया लैंड हो गया। अगर इन दोनों का बीच में डिफरेंस कितना है, 2 किलोमीटर्स है, और अगर आपका पॉपुलेशन क्या है 10,000 टू 1 लाख है, और आपका लैंड क्या है विद इन 2 किलोमीटर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी है, उसको हम लोग क्या बोल के मानेगा, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरा पॉपुलेशन, ठीक है, अभी हम बोलेगा आपको, अगर मेरा पॉपुलेशन क्या है 1 लाख से ज्यादा हो गया, मान लीजिए 1,30,000 है, और मेरा लैंड क्या है 2 किलोमीटर दूर पे है म्यूनिसिपैलिटी से, तब क्या होगा, उस लैंड को हम लोग एग्रीकल्चर लैंड बोल के मानेगा कि नहीं मानेगा, क्यों नहीं मानेगा,
तो यहाँ पे पहला बात ये तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या बोल के रखा है कि अगर मेरा लैंड 2 किलोमीटर दूर पे है, विदिन 2 किलोमीटर पे है, तो अगर मेरा लैंड विदिन 2 किलोमीटर 0 to 2.1 किलोमीटर का अंदर अंदर रहता है और उस एरिया का पॉपुलेशन क्या है 10,000 से 1 लाख तक है, तो उसको अभी हम लोग क्या बोलेगा अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो आपका लैंड कितना दूर में होना चाहिए, 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर दूर में होना पड़ेगा। तो जितना दूर जाएगा आप उतना आपका पॉपुलेशन ज़्यादा होते रहना पड़ेगा। फिर अगर आपका क्या है एरिया क्या है, म्यूनिसिपैलिटी से आप कितना दूर में रह रहा है, 8 किलोमीटर दूर पे रह रहा है, ठीक है, 6 to 8 किलोमीटर दूर पे अगर आप रह रहा है और आपका पॉपुलेशन क्या है 8 किलोमीटर फ्रॉम म्यूनिसिपैलिटी में अगर आप रह रहा है और आपका पॉपुलेशन क्या है 10 लाख से ज़्यादा है, तब आप क्या हो जाएगा या रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। आपका लैंड को कहाँ बोला है, 2 किलोमीटर का अंदर सिचुएटेड होना पड़ेगा और उस जगह का पॉपुलेशन क्या होना पड़ेगा 1 लाख से 10,000 से 1 लाख होना पड़ेगा। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो रूरल हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन अगर ये मैच नहीं हो रहा है तब आपका रूरल हो जाएगा, रूरल हो जाएगा। आपको ये भी देखना है कि आपको क्या होना पड़ेगा, आपका पॉपुलेशन भी कम रहना पड़ेगा और आप 2 किलोमीटर से बाहर भी रहना पड़ेगा। अगर आप 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर में रह रहा है और आपका पॉपुलेशन क्या है 1 लाख है, तब भी आप रूरल होगा। क्यों, आपको तो 2 किलोमीटर अंदर में रहना पड़ेगा तभी आप अर्बन होगा। आप तो 2 किलोमीटर से बाहर चला गया तब आप अर्बन में आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए हाँ बोले, सेम सेम वही म्यूनिसिपैलिटी का ही टाइप का तरफ होता है, म्यूनिसिपैलिटी होता है, वो लोग एक एरिया को गवर्न करता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को, इतना एरिया का अंदर अगर है और उस एरिया का पॉपुलेशन इतना है तब आप उसको क्या बोला जाएगा अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बोला जाएगा। और उससे बाहर हो जाता है कुछ भी चीज़, आप एरिया वाइज अगर बाहर हो जा रहा है या पॉपुलेशन वाइज बाहर हो जा रहा है, आप उसको रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बोलना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग का अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चरल लैंड को अल्टीमेटली तो एग्रीकल्चरल लैंड ही है, उसको हम लोग अर्बन और रूरल बोल के हम लोग क्यों सेग्रीगेट कर रहे हैं, क्योंकि इनकम तो एग्रीकल्चर इनकम ही है। सेग्रीगेट किस लिए कर रहा है, तो किस लिए कर रहा है, 2 टाइप का लैंड हो गया, वो तो समझ में आ गया आप लोगों को। एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज हम लोग सेग्रीगेट कर रहा था, ये भी हम लोग को आइडिया आ गया है। पहला बात अभी सेग्रीगेट किस लिए कर रहा था, क्वेश्चन ये है कि हम लोग इसको कैपिटल एसेट, हम बोला था आप लोगों की उसको हम लोग एसेट बोल के मान रहा है। तो रूरल लैंड अगर होता है उसको हम लोग कैपिटल एसेट नहीं मानता है। अगर उसको हम लोग कैपिटल एसेट नहीं मानेगा, उसको बेचने का बाद में जो भी हम लोगों का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा उसमें हम लोगों को कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस नहीं लगेगा रूरल, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सेल नो कैपिटल गेन और लॉस नहीं होगा। और अगर आप अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है वो क्या हो जाएगा कैपिटल एसेट हो जाएगा। और एट द टाइम ऑफ सेल अगर आपने ज़्यादा बेचा है, दाम में बेचा है तो कैपिटल गेन, अदरवाइज कैपिटल लॉस। सेम चीज़ अगर आपने उस एग्रीकल्चरल लैंड को 2 साल से ज़्यादा टाइम क्या किया है, होल्ड किया है। POH होता है पीरियड ऑफ होल्डिंग, मतलब आप कितना दिन उसको पकड़ के रखा हुआ है, अपना ऑक्यूपेशन में, अपना ओनरशिप में कितना दिन रखा है। अगर आपका कैपिटल एसेट जो कि आपका अर्बन लैंड है उसको अगर आप 2 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखा हुआ है अपना ओनरशिप में, आपको टैक्स लगेगा कितना 20%।
2 साल से ज़्यादा होना पड़ेगा, 2 साल से ज़्यादा, ठीक है। 24 मंथ्स होता है, 2 ईयर्स बोल के नहीं रहता है, 24 मंथ्स रहता है। 24 मंथ से अगर आप ज़्यादा रखा है 20% टैक्स लगेगा। अगर आपको 30% भी टैक्स लग रहा है, आप अगर इनकम कितना कर रहे हैं, 10 लाख से ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको टैक्स कितना लगना चाहिए, 30% लगना चाहिए। लेकिन कैपिटल गेन बोला कितना, 20% लगेगा। तो आपको बाकी सब इनकम में 30% लग सकता है, तो इस इनकम में आपको 20% लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। ये सब रेट आपको याद करना पड़ेगा। फिर पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर 24 मंथ से कम हो जाता है तो उसको हम लोग, इसको हम लोग ज़्यादा अगर हो जाता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। अगर कम होता है 24 मंथ से, अगर हम लोग कम होल्डिंग करके रखा हुआ है तो उसको हम लोग बोलेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और उसका ऊपर में टैक्स कितना लगेगा, स्लैब रेट लगेगा। आपको अगर बाकी सब इनकम में 5% लग रहा है तो इसमें भी 5, बाकी सब इनकम में 30% तो इसमें भी 30%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में है, इसमें नहीं है, नहीं है, ठीक है। फिर अगर आपको लॉस होता है, उस लॉस को आप 8 ईयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, बाकी सब में नहीं कर सकेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग सेग्रीगेट करता है, ठीक है। चलिए फिर आप लोगों को ये पढ़ना है अभी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। अभी हम लोग तो देख लिया था, समझ में आ गया था हम लोगों को। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड उसको बोला जाएगा अगर आपका क्या है, if situated in any area which is comprised within the jurisdiction of a municipality, और उसका पॉपुलेशन क्या है, 10,000 से 10,000 से कम होना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपका इतना था। तो आपका अगर 10,000 से कम है, 10,000 से कम है और आप कितना में रह रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी में, जैसे आपने क्या बोला था आपको कि ये पहला वाला कितना था, विद इन 2 किलोमीटर था, विद इन 2 किलोमीटर था, और साथ में 10,000 टू 1 लाख था। अगर आप दो क्या है, विद इन 2 किलोमीटर का अंदर अगर आ जाता है तब आप क्या हो जाएगा, अर्बन होगा। उससे अगर बाहर पे चला जाता है, और अगर आपका अगर एग्रीकल्चरल जो भी ये पॉपुलेशन रहा होगा, वहाँ का पॉपुलेशन अगर 10,000 से कम अगर हो जाता है तो रूरल हो जाएगा। आप अगर 2 किलोमीटर का अंदर में ही रह रहा है मान लीजिए, ठीक है, लेकिन उस जगह का पॉपुलेशन क्या है, तब भी आपका रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको मान लीजिए कि आप 2 किलोमीटर से दूर में रह रहा है, मतलब आप 3 किलोमीटर में रह रहा है, लेकिन आपका पॉपुलेशन क्या है, मोर देन 10,000 है, बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। आप तो 2 किलोमीटर का कंडीशन पार कर दिया, तब भी आपका क्या हो जाएगा, रूरल हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, प्रॉब्लम है नहीं है। चलिए फिर आप लोगों को पढ़ना है 1.3.2, जो भी आप लोगों का आता है वही है, इंस्टेंसेस ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। तो पहला एग्रीकल्चरल इनकम को क्या बोला गया है, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड ट्रेड और कमर्शियल प्रोडक्ट्स लाइक जूट, कॉटन अगर प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये सब चीज़ क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। प्रोड्यूस करने का बाद में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले प्रोड्यूस करो, फिर प्रोड्यूस करके उसको क्या करना पड़ेगा, ग्रोइंग किया, फिर उसको ट्रेड करो। किसको किया आपने, कॉटन जूट को अगर किया है, लेकिन ये सब चीज़ को क्या करना पड़ेगा आपको, प्रोड्यूस करो, ग्रो करो, फिर बाद में जाके ट्रेड अगर कर रहा है तो ये सब इनकम आपका क्या होगा, एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे आ गया क्या कि ग्रोइंग, यहाँ पे क्या कर रहा है आप, ग्रो कर रहा है। ग्रो किसको कर रहा है, पहला वाला में था कॉटन जूट था, फिर नेक्स्ट में क्या आ गया, फ्लावर्स। फ्लावर्स को भी आप क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, फिर बाद में ट्रेड कर रहा है, सेम चीज आ गया। फिर प्लांट्स सोल्ड इन पॉट, सोल्ड इन पॉट, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या बोला है, सोल्ड इन पॉट प्रोवाइडेड बेसिक ऑपरेशन। अगर क्या है बेसिक ऑपरेशन मतलब क्या, ग्रो करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा आपको, अगर नहीं कर रहा है तो नहीं होगा, ठीक है। थर्ड समझ में आ गया। फोर्थ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, फोर्थ में क्या बोला है कि रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट टू पार्टनर।
आप कौन है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने के लिए आपने एक पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर लिया, और उस पार्टनरशिप फर्म से आपको क्या मिल रहा है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है। तो ये सब चीज अगर आप लोगों को मिल रहा है और उसका मेन एक्टिविटी क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम है, और ये सब चीज आपको फिर से मिल रहा है जब आफ्टर सेग्रीगेशन ऑफ, आफ्टर स्पेंडिंग एनी एक्सपेंडिचर्स, जो भी रेस्ट ऑफ द पैसा अगर आप शेयर कर रहा है वो सब पैसा को भी आप एग्रीकल्चरल इनकम बोल के माना जाएगा। वो भी एग्जाम्प्ट होगा, उसके ऊपर में भी कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। ठीक है, समझ में नहीं आया? ठीक है, फिफ्थ वाला में क्या है, तो ये हम लोग को इंपॉर्टेंट जानना चाहिए, रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट भी मिलेगा, कमीशन भी होगा, जो भी इंटरेस्ट हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, जो भी आप लोगों को मिल रहा है फ्रॉम फर्म। लेकिन ये फर्म को क्या काम करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना पड़ेगा। फिफ्थ में क्या है, इनकम अराइजिंग बाय सेल ऑफ ट्रीज ग्रोन ऑन डेन्यूडेड पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। डेन्यूडेड पार्ट्स हो गया जो कि आपका गंदा हो गया, खराब हो गया, लेकिन वो सब बाहर पे निकला हुआ है, वो अंदर पे नहीं है, उसको क्या है, बाहर पे निकला हुआ है। वो सब पार्ट्स को अगर आप बेच रहा है, लेकिन उसको बेच कब रहा है, निकालने का बाद में नहीं, उसको रिप्लांटिंग करने का बाद में। इनकम अराइजिंग बाय सेल ऑफ ट्रीज ग्रोन ऑन डेन्यूडेड पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट आफ्टर रिप्लांटिंग एंड बाय कैरिंग सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। अगर आप उसको निकाल के डायरेक्ट बेच दे रहा है तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। उसको निकाला, उसको साफ किया, फिर से लगाया, फिर से उसका बाद में केयर किया, फिर उसका बाद में बेचा, तब जाके होगा। ठीक है, फिर सिक्स में क्या हो गया, कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर डैमेज कॉज्ड बाय हेल स्टॉर्म टू द ग्रीन लीफ ऑफ द एसएसएस टीज गार्डन इज एग्रीकल्चरल इनकम। इसका मतलब क्या है, अगर आप कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहा है और उस अगेंस्ट एग्रो एक्टिविटी आप उसको सिक्योर किया करके रखा है, किससे सिक्योर करके रखा है, इंश्योरेंस से। और इस जगह में आप लोगों को कोई भी डैमेज अगर हो गया, हार्म हो गया है, तब ये इंश्योरेंस का काम क्या होता है कि आपको रिइंबर्स करे, आपका डैमेज को फिर से अच्छा कर दे, पैसा वैसा देके। तो ये जो भी पैसा आ रहा है किस लिए आ रहा है, एग्रो एक्टिविटी के लिए आ रहा है। तो ये जो भी पैसा आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा होगा, जो भी फायदा का भी अगर हो सकता है, वो पैसा को भी आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? ठीक है, सेकंड पार्ट आप लोग पढ़िए फर्दर से नेक्स्ट तक। चलिए, फिर आता है आप लोगों का पॉइंट, एनी फी डेराइव्ड फ्रॉम लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल बीइंग यूज फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। उस लैंड को आप किस काम के लिए लगा रहा है, या उस कैटल को आप किस काम के लिए लगा रहा है, एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए लगा रहा है। और उस एग्रीकल्चरल लैंड को आप किस काम के लिए लगा रहा था, एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए। और उसी लैंड पे अगर आपका कोई भी कैटल ग्रेजिंग के लिए आपने दे दिया, और ग्रेजिंग करने के लिए आपको क्या मिल रहा है, उल्टा फीस मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, वो फीस को भी आपको क्या पकड़ना है, एग्रीकल्चरल इनकम बोल के मानना है। और अगर आपका पास क्या है, कोई भी सैपलिंग से या नर्सरी आप खोल के रखा हुआ है कि नर्सरी से आप पोट सेल कर रहा है, फ्लावर्स का सैपलिंग सेल कर रहा है, तो उसको भी आप क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चरल या एग्रो इनकम बोल के माना जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को यही समझना है कि अल्टीमेटली हम लोगों को बेसिक ऑपरेशन और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन अगर कर रहा है और वहां से अगर हम लोगों को जो भी पैसा मिल रहा है, तो वो सब भी एग्रीकल्चरल इनकम है। तो पॉइंट जितना भी हो, बात घूम फिर के इधर ही आना है। ठीक है, चलिए 1.33 इंस्टेंसेस ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। यहाँ से आप लोगों को 5 मिनट दे रहे हैं, कितना पॉइंट्स है, 15 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स पढ़िए। उसका बाद कहीं पे भी प्रॉब्लम है विल डिस्कस, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड।
इनकम फ्रॉम सोल्ट प्रोड्यूस बाय फ्लडिंग द लैंड विथ सी वाटर। पहला बात आप लोगों को इसका लिए साइंस तो पढ़ा नहीं होगा आप लोग, तो चलिए क्लास 10 का ही साइंस चाहिए, हम लोग भी उतना पढ़ा तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, सी वाटर से ही होता है। तो दांडी मार्च में भी महात्मा गांधी उसका लिए किया था, ठीक है। देखो सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है, क्या है अभी सॉल्ट में क्या है, आप लोग अगर क्या करना पड़ेगा, लैंड को पानी को लाना पड़ेगा, सी वाटर को लाना पड़ेगा, सी वाटर को लाया, पॉन्ड बनाओ, पॉन्ड बना के उसको क्या करना पड़ेगा, वहां पे कवर करके रखो। कवर करने के बाद में सनराइज गिरेगा, सनराइज गिरने के बाद में सॉल्ट रह जाएगा। तो वही सॉल्ट का बात कर रहा है, नहीं होगा। आपने फ्लड करके पानी में लाया, सॉल्ट को रखा, सॉल्ट वाटर को रखा था, ठीक ठाक किया, साफ किया, जो भी किया, फिर उसका बाद से आपको क्या निकला, सॉल्ट निकला। तो आपने बोला मैंने तो डिगिंग भी किया है, फिर इरिगेशन भी किया है, ये सब करने के बाद में भी अगर हमको ये चीज़ नहीं मिल रहा है, प्रोड्यूस क्या कर रहा है, वो सब चीज़ तो आप कॉस्ट नहीं कर रहा है, सीड लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, वो सब चीज़ तो नेचुरली हो रहा है, तो नहीं करना है आपको। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, हम लोग ने यहीं पे डिस्कस किया था कि वो किस किस का लिए एप्लीकेबल था, इंडिविजुअल, एच यू एफ, ए ओ पी, बी ओ आई, ए जे पी था, तो कंपनी नहीं आया था। और कुछ हो गया, चलिए फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट, क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टली एग्रीकल्चरल पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल। मतलब कोई भी एक ऐसा इनकम जो एक, जिसको हम लोग आधा पार्ट क्या मानता है, एग्रीकल्चरल इनकम है, और आधा पार्ट नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। ये सब चीज जानने का पहले आप लोगों को ये याद रखना है कि इसका नीचे में जो इलस्ट्रेशन आप लोगों का आ रहा है, उसका ऊपर में आप लोगों का सर्टेन 2-3 पॉइंट होगा, ठीक है। वहां पे आप लोगों को देखना है कि ये सब चीज जो भी पार्शियल एग्रीकल्चरल इनकम होता है, मतलब जो पूरा पूरी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होता है, वो सब का अकाउंटिंग या कंप्यूटेशन अलग से होता है। कैसे होता है, एसएससी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 पीएनएल्स, प्रॉफिट एंड लॉस 2 बनाना पड़ेगा, एक एग्रीकल्चरल इनकम के लिए, एक नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के लिए, लेकिन अल्टीमेटली दोनों कंबाइन होके ही आप लोगों को टैक्स लगना है। ये सब चीज जानना है एमसीक्यूज के लिए, अदरवाइज आने वाला नहीं है आप लोगों को, ठीक है। फिर एग्रो इनकम एक्सपेंसेस इज डेबिटेड टू एग्रो पीएनएल, मतलब एग्रीकल्चरल इनकम का जो पीएनएल होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, रेवेन्यूज होगा, वहां से ही हम लोगों को एग्रीकल्चरल एक्सपेंसेस को लेस करना है, ना कि दूसरा कुछ। ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस व्हिच इज यूटिलाइज्ड एज रॉ मटेरियल्स इन बिजनेस इज ट्रीटेड एज इनकम। मतलब क्या है, अगर आप कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस किया है, वो कहाँ पे जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम का पीएनएल में जाएगा, और उसका जो भी प्रोड्यूस आया है, वो प्रोड्यूस बिजनेस में लगा रहा है, वो बिजनेस इनकम में चला गया उसका इनकम। लेकिन इस चीज़ को प्रोड्यूस करने का टाइम में प्रोड्यूस किया है, उसका मार्केट प्राइस कितना है आपको पता है, आप तो बेच नहीं रहा है, आप प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस करके बेच अपना ही कंपनी में लगा दे रहे हैं, आपको खरीदना पड़ा नहीं पड़ा, तो एग्रीकल्चर इनकम कहाँ हुआ है, जीरो हुआ है, बेचा ही नहीं आपने। तो उसका क्या है, उस प्रोड्यूस का मार्केट प्राइस को पकड़ना है, उसका जितना भी मार्केट प्राइस होगा वही आपका इनकम बोल के माना जाएगा, उसको बोलता है नोशनल इनकम, ठीक है। बेचा नहीं है, लेकिन बेचने से हमको कितना पैसा मिलता, वो मेरा एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अभी ये सब कौन कौन सा बिजनेस में हम लोगों का पार्शियल इनकम व पार्शियल एग्रीकल्चरल इनकम एक्टिविटी पकड़ता है, ये सब चीज़ अभी हम लोगों को देखना है। यहाँ पे 4 चीज़ का नाम दिया हुआ है, रूल क्या है क्या नहीं है वो सब चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना नहीं है, रख सकता है तो बेटर है, लेकिन क्या है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। पहला बात, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका बेसिक ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रहा है आप, टी अगर कर रहा है, और वो कहाँ पे, ये तीनों चीज कहाँ पे करना पड़ेगा, इंडिया में ही करना पड़ेगा, बाहर पे नहीं होगा, तो इंडिया लिखा नहीं मैंने। तो टी का अगर कर रहा है तो 60% इज एग्रीकल्चरल इनकम, 40% इज बिजनेस इनकम, तो इसके ऊपर में तो टैक्स लगना है, इसके ऊपर में नहीं लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया। फिर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर है, क्या है यहाँ पे, रबर है, टी में 60-40, रबर में 65-35,
100 होना चाहिए। फिर ग्रोइंग एंड क्योर्ड कॉफ़ी, ग्रो भी कर रहा है और कॉफ़ी को क्योर भी कर रहा है, तब 75 25। ठीक है, हाँ ठीक है। ग्रोइंग, क्योर्ड, रोस्ट कर रहा है, फिर ग्राउंड भी कर रहा है। क्या है? ग्रोइंग, क्योर्ड, रोस्टेड और ग्राउंडेड अगर कर रहा है तब जाके आपका 60-40। टी में 60-40, रबर में 65-35, और क्या था? ग्रोइंग एंड क्योरिंग कॉफी में 75, कितना था? 25। और क्या है बाकी सब में ज़्यादा में तुम मिक्स कर दिया तो वहाँ पे 60-40 आ गया कॉफ़ी वाला में। कॉफ़ी कॉफ़ी, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है। हो गया, याद रहेगा। चलिए, तो आप लोगों को आना है किस वाला में? इलास्ट्रेशन नंबर 12 में। कोई है मिस्टर टोनी वाला? मिस्टर टोनी में क्या है? चलिए, मिस्टर टोनी में भी सेम चीज यहाँ पे कर लिए। एग्रीकल्चरल इनकम और बिजनेस इनकम, उसको सेग्रीगेट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन लिखिए। ये हो गया एग्रो इनकम, ये हो गया बिजनेस इनकम। तो यहाँ पे आप लोगों को, चलिए पहला क्या था? मैन्युफैक्चर ऑफ रबर। तो रबर में क्या है? 65-35। चलिए, मैन्युफैक्चर है, वहां पे क्या था? ग्रोइंग है कि नहीं? यहाँ पे पहला बात नहीं है। मिस्टर टोनी हैड स्टेट्स इन रबर, तो स्टेट है तो उसको तो खरीद ही रहा होगा, बना भी रहा होगा, उसको ग्रो भी कर रहा होगा। derives income from them. He has also a nursery wherein he grows, इतना इतना ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो ग्रो भी कर रहा है तब क्या होगा आप लोगों का? 65-35। तो 5 लाख का 65 कर लो। यहाँ पे क्या है? 65-35 ऑफ 5 लाख। 5 लाख का 65 कितना होता है? 3,25,000। कहाँ पे जाएगा? एग्रीकल्चरल इनकम में जाएगा। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में रेस्ट आपका 175 जाएगा, करेक्ट। चलिए, फिर कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड कितना होगा? 75-25। कॉफी है जो कि आपका ग्रोन एंड क्योर्ड है, वो हो गया आपका 75-25 ऑफ कितना है? 3.5। कितना होगा? 2,60,500, और बाकी रहेगी आपका 87,500। ठीक है, फिर आपका हो गया मैन्युफैक्चरिंग टी में 60-40, हाँ है ना? तो 7 का 6 कितना होता है? 42, और फिर यहाँ पे रह जाएगा आपका 280। फिर आपका सेल ऑफ प्लांट्स फ्रॉम नर्सरी। नर्सरी आपका है कि नहीं? क्या है? एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं है? वो आपको कहाँ से मिल रहा था? वो आपको कहाँ से मिल रहा था? हाँ, उसका कौन सा पॉइंट? लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8। तो ये सेल ऑफ प्लांट्स फ्रॉम नर्सरी, ये पूरा पूरी कहाँ पे जाएगा? एग्रीकल्चरल इनकम में जाएगा। ठीक है, बुक में एक बार देख लो, सेम आ रहा है तो ठीक है, नहीं है तो करेंगे। हो गया, समझ में आ गया? चलिए, फिर से उसका आगे वाला हम लोग, लास्ट है अभी हम लोग का, खत्म इसका बाद। इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम विद नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, लिखा हुआ है कि नहीं? इंटीग्रेशन बोल के, इंटीग्रेशन है, क्या लिखा हुआ है? इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम बोलेगा ना, इंटीग्रेशन नहीं लिखा। चलिए, सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आप लोग कि 1973 से ये इनडायरेक्ट मेथड यूज हो रहा है, जो कि हम लोग ने बोल दिया 1973-74 असेसमेंट ईयर से स्टार्ट हुआ था। चलिए, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है, कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर इंक्लूडिंग,
आपको इंक्लूड कब करना है एग्रीकल्चरल इनकम विथ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। एसएससी किसको होना पड़ेगा, इंडिविजुअल होना पड़ेगा। आपको तो पता ही है कि एचयूएफ, इंडिविजुअल, एओपी, बीओआई, एजीपी, ये सब चीज के लिए एप्लीकेबल था, हाँ या ना। बाकी सबको इंटीग्रेशन नहीं करना है। तो अगर आप कंपनी देखेगा, कंपनी का एग्रीकल्चरल इनकम है, तो आप लोग ये सब काम करेगा नहीं करना है। तो पहला एसएससी क्या होना पड़ेगा, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, ठीक है, ये भी हम लोग को याद रहेगी। सेकंड क्या है, एसएससी का एग्रीकल्चरल इनकम जो है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम क्या है, मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा रहना पड़ेगा, मतलब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा रहना पड़ेगा। एसएससी हैज़ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो कि एक्सीडिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन, जो कि आपका नॉर्मल में कितना था 2.5, सीनियर सिटीजन के लिए 3 और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख था, ठीक है। उससे ज़्यादा होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, एग्रीकल्चर इनकम या नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। चलिए सेकंड पॉइंट फिर से पढ़ेंगे हम लोग। द एसएससी हैज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीडिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन। आपका एग्जम्पशन कितना है, अगर आपका एज अगर 60 ईयर्स से कम है तो आपका लिए बेसिक एग्जम्पशन कितना है, 3 है, 3 न्यू में है और ओल्ड में 2.5 था, ठीक है, न्यू का ही चल रहा है। अगर मेरा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तभी हम इंटीग्रेट करेगा, अदरवाइज इंटीग्रेशन मतलब एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो प्लस कर रहा था वो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर मेरा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो भी रहेगा वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम रहता है। नहीं, फिर से नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितना है 3 लाख रुपया, एग्रीकल्चरल इनकम कितना है 2 लाख रुपया, ठीक है। ये आप कौन है, एज 45 ईयर्स है मान लीजिए, 5 मिनट से खत्म करता है, कितना है 45 ईयर्स है। 45 ईयर्स अगर है तो आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना है 3 लाख रुपया है। अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, ये हो गया एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तब हम लोग उसको 3 लाख प्लस 2 लाख, ये 5 लाख का जो इंटीग्रेशन कर रहा था ये करेगा। अगर यहाँ पे सेम कंडीशन अगर हो जाता है कि आपका एज क्या है 60 ईयर्स है, 60 ईयर्स होने से आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना है 5 लाख, सीनियर सिटीजन का 3 लाख ही है, बाकी किसका है ज़्यादा 5 लाख मान लीजिए, था पहले था, अभी नहीं, अभी तो ज़्यादा ही हो गया। तो मान लीजिए इसको पकड़े 90 था, क्या है 90 ईयर्स है, 90 ईयर्स का एज है, आपका लिमिट कितना है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख है। आपका ये जो इनकम है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 5 लाख से तो कम है या ज़्यादा है, अगर कम है हम लोग इंटीग्रेशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि करने से भी क्या होगा, अल्टीमेटली इसका ऊपर तो टैक्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, ठीक है, समझेगा आराम से, हो गया। और एक क्या पॉइंट है, एग्रीकल्चर इनकम क्या होना पड़ेगा 5,000 से ज़्यादा होना पड़ेगा। मतलब आपका एग्रीकल्चर इनकम, आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से आपका इनकम ज़्यादा है, लेकिन आपका एग्रीकल्चर इनकम क्या है 5,000 से कम है, तब भी हम लोग प्लस नहीं करेगा। आपको तीनों कंडीशन होना पड़ेगा, एचयूएफ, इंडिविजुअल, एओपी, बीओआई, ये सब चीज़ रहना पड़ेगा। नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होना पड़ेगा। थर्ड, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा होना पड़ेगा। तीनों अगर कंडीशन फुलफिल होता है तब ही जाके हम लोग इंटीग्रेशन मतलब दोनों को प्लस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। करेक्ट, समझ गए आप। चलिए ट्रीटमेंट यहाँ पे आप लोगों को देख के रखा हुआ है। ट्रीटमेंट क्या है, पहला स्टेप में क्या करना है, एग्रीकल्चरल इनकम टोटल इनकम जो है उसका ऊपर में पहला स्टेप क्या है, टोटल इनकम में टोटल इनकम इंक्लूडिंग
एग्रीकल्चरल इनकम, उसका ऊपर में आपको क्या निकालना है, टैक्स निकालो। स्टेप 2 में क्या बोला है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो भी है आपका, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चरल इनकम, उन दोनों को पकड़ो, उन दोनों को पकड़ के आपको टैक्स निकालो। ठीक है, तो पहला थर्ड स्टेप में क्या है कि स्टेप 1 जो भी था, स्टेप 1 का जो भी टैक्स है उसको पकड़ो, स्टेप 2 का टैक्स था उसको लेस कर दो, जो भी रहेगा। अभी ये हो गया आपका टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है? ये टोटल इनकम है। टोटल इनकम में आपका हर एक हेड का इनकम आ गया, प्लस आपको करना है एग्रीकल्चरल इनकम। हम लोग ने बोला था कि एग्रीकल्चरल इनकम को प्लस करना है। प्लस कब करना है, वो 3 कंडीशन था आपको, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, ये होना पड़ेगा। आपका इनकम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम क्या होगा, शुड बी ग्रेटर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होना पड़ेगा, प्लस एग्रीकल्चरल इनकम शुड बी मोर देन 5000 होना पड़ेगा। ये तीनों कंडीशन होने से हम प्लस करेंगे। ठीक है, मान लिया मेरा ये तीनों कंडीशन फुलफिल है, हम प्लस किया। प्लस करने के बाद में मेरा इधर पे क्या निकल रहा था, मान लीजिए यहाँ पे 3 लाख रुपए निकल रहा था टोटल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम भी 3 लाख निकल रहा था। 3 + 3 उसके ऊपर में टैक्स कंप्यूट किया, कुछ एक निकला। ठीक है, फिर मेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5, एग्रीकल्चरल इनकम है 3 लाख, कितना हो गया 5.5। 5.5 में टैक्स तो लगना चाहिए, उस टैक्स को आपको हिसाब करो। हाँ, अगर 5.5 के ऊपर में टैक्स लगता है, आपको नहीं मानना है कि ये इसका ऊपर तो टैक्स लगता ही नहीं है, लेकिन आप टैक्स लगाओ। अगर 5.5 अगर नॉर्मल इनकम अगर होता है, उसके ऊपर में टैक्स कितना होगा वो कंप्यूट करो। कंप्यूट कर लिया आपने, कंप्यूट करने के बाद में आपको लेस करना है। क्यों लेस करना है, क्योंकि इसके ऊपर में तो टैक्स लगता नहीं है, इसके ऊपर में भी टैक्स लगता नहीं है, तो इन दोनों को लेस कर दो। लेस करने के बाद में जो भी टैक्स बच जाता है, मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपीज़ लग रहा था, यहाँ पे 90 लगा है, बचा कितना 10। उस 10 का ऊपर में आप लोगों को एजुकेशन सेस, सरचार्ज जो भी लगाना है उसको लगाना है। ठीक है, कर लोगे आप लोग। ये नेक्स्ट आप लोगों को इलास्ट्रेशन नंबर 11, ऑल यू हैव टू स्टडी, देन विल वर्क ऑन इट। ठीक है।